एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का सैम्पल पेपर। पूरा सैम्पल पेपर नहीं, सैम्पल पेपर का केवल केमिस्ट्री वाला सेक्शन। प्रीवियस सेशन में हमने सैम्पल पेपर के फिजिक्स सेक्शन को सॉल्व किया था और आज के इस सेशन में हम सैम्पल पेपर के केमिस्ट्री सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलो जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे सैम्पल पेपर का केमिस्ट्री वाला सेक्शन। तो आज के हमारे इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि हम अपने सैम्पल पेपर का जो भी सेशन आता है उसमें हम सेक्शन वाइज जो है प्रोसीड करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका जो सीबीएसई क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम का जो साइंस का पेपर आता है उसमें आपके पास टोटल 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो आज भी इस सेशन में हम सेक्शन वाइज ही प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सेक्शन ए। और सेक्शन ए की खास बात क्या होती है कि सेक्शन ए में आने वाले जितने भी सवाल हैं वो सभी कितने मार्क्स कैरी करते हैं, 1-1 मार्क कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है जो कि आपको अपने सामने दिख रहा होगा, ये भी कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, 1 मार्क कैरी कर रहा है। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है हमसे कि वाई शुड वी नॉट थ्रो स्मॉल पीसेज ऑफ सोडियम इनटू अ सिंक इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरीज के सिंक में आपको सोडियम के स्मॉल पीसेस को थ्रो क्यों नहीं करना चाहिए। अब आई डोंट नो कि इस बार जो है आप अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब को विजिट कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, क्योंकि ये कोरोना का टाइम चल रहा है। बट होपफुली नेक्स्ट सेशन में, यानी कि जब आप क्लास 11th में पहुंच जाओगे तो होपफुली हम जो है, या मतलब आप लोग जो है ज़रूर अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब को विजिट करोगे। तो बेसिकली केमिस्ट्री लैब को यहाँ पे आज हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना वहाँ पे एक बहुत ही मेजर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जब भी आपको कोई सोडियम या पोटेशियम मेटल के साथ कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट करना रहता है तो आपको जो है ना सोडियम और पोटेशियम एलिमेंट दिया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी सोडियम की, है ना, क्वेश्चन में सोडियम की बात करी गई है तो हम सोडियम की ही बात करते हैं। तो आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है स्कूल में सोडियम मेटल के साथ, तो होगा क्या कि आपका जो लैब असिस्टेंट होगा ना वो आपको 2 से 3 ग्रैन्यूल्स ही सिर्फ सोडियम मेटल के आपको देगा। अब होगा क्या कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में केवल एक ही ग्रैन्यूल लगा सोडियम का, बाकी के जो 2 ग्रैन्यूल्स बचे हैं सोडियम के, बच्चे क्या करते हैं कि उसको अपने आगे जाकर के जो है ना सिंक में या वॉश बेसिन में जो है डिस्कार्ड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी सोडियम मेटल बचा है आपके पास आफ्टर योर एक्सपेरिमेंट, वो जाकर के आप अपने लैब असिस्टेंट को जो है हैंड ओवर कर दो। आपको उसे अपने लेवल पे डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि भैया हम तो साइंटिस्ट बच्चे हैं ना, हमको पता है कि सोडियम मेटल क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है, ये एक रिएक्टिव एलिमेंट है। और जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है ना, उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप में नहीं, हाँ, पोटेशियम के बाद में आता है कौन, सोडियम मेटल। आप बोल सकते हो कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप पे आने वाले एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट होता है कौन सा, सोडियम एलिमेंट, यानी कि सोडियम मेटल काफ़ी रिएक्टिव होता है। अगर आप इसको यूं ही जो है ना खुले एटमॉस्फेयर में रख दोगे तो सोडियम मेटल जो है ना वहाँ पे आग पकड़ लेगा। अगर आप सोडियम को पानी में डुबो करके रखोगे तो पानी में भी वो आग पकड़ लेता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को हम हमेशा ऑयल में जो है केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, ताकि उनका जो कांटेक्ट है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से वो बिल्कुल क्या हो जाए, कट ऑफ हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बच्चे क्या करते हैं कि जो भी उनके पास एक्स्ट्रा सोडियम के ग्रेन्यूल्स होते हैं वो उसको ले जा करके केमिस्ट्री लैब के सिंक में या वॉश बेसिन में डिस्कार्ड कर देते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए है? क्योंकि भाई सोडियम क्या करेगा, पानी के साथ रिएक्शन शो करता है। सोडियम एंड पोटेशियम तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कि वो कोल्ड वाटर के साथ भी क्या करते हैं, विगरसली रिएक्ट करते हैं। अगर याद हो तो आपको हमने कई बार डिस्कस किया है इस टॉपिक को कि जो सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स होते हैं ये दोनों ही इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि जो कोल्ड पानी होता है, जो ठंडा पानी होता है, उसके साथ भी विगरसली रिएक्ट कर जाते हैं। तो होगा क्या कि जैसे ही सोडियम और आपके पास जो भी सोडियम ग्रेन्यूल होगा वो आप क्या करोगे, वॉश बेसिन के सिंक में जाकर के फेंकोगे, डिस्कार्ड करोगे, तो तुरंत वहाँ पे क्या करेगा, सोडियम जो मॉइस्चर, जो पानी प्रेजेंट होगा ना सिंक में, उसके साथ रिएक्शन करने लगेगा। और वो रिएक्शन कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। और इस
रिएक्शन में होता क्या है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, जो हीट एनर्जी इवॉल्व हुई है ना रिएक्शन में, उस हीट एनर्जी को यूटिलाइज करके एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ जाकर के रिएक्ट करती है और आग पकड़ लेती है। क्या समझाया मैंने आपको कि आपके पास जो भी बचा हुआ सोडियम ग्रेन्यूल होगा वो आप जाकर के जब आप सिंक में डिस्कार्ड करोगे, डिस्पोज करोगे, तो सिंक में जो मॉइस्चर, जो पानी प्रेजेंट होगा उसके साथ सोडियम मेटल क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन काफ़ी हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होती है और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है ना, ये क्या करेगी, इस हीट एनर्जी को, रिलीज हीट एनर्जी को यूटिलाइज करेगी और एटमॉस्फेरिक एयर की ऑक्सीजन के साथ जाकर के कंबाइन हो जाएगी और आग पकड़ लेगी। खुद तो हाइड्रोजन गैस जलेगी ही, लेकिन साथ में जो सोडियम मेटल प्रेजेंट है ना, वो भी क्या होगा, जलने लगेगा। तो कहने को तो सोडियम कहाँ है, पानी में है, और पानी तो क्या करता है, आग को बुझाता है, लेकिन पानी में रहकर भी सोडियम मेटल क्या करेगा, कुछ इस तरीके से जो है पानी के साथ रिएक्शन करेगा और आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो अपने लेवल पे जाकर के सोडियम मेटल को सिंक में डिस्पोज करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाकर के उसको अपने लैब असिस्टेंट को दे दो, तो वो अपने हिसाब से सोडियम मेटल को रख देगा। ठीक है, तो आई होप इतना क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था 1 मार्क का। इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि नेम 2 मेटल्स दैट हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। अब ये सवाल तो हमने पहले भी सॉल्व किया है। याद करो, जब मैंने आपको मेटल्स नॉन मेटल्स वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, साथ ही साथ एक्सेप्शंस भी बताए थे। तो उन्हीं एक्सेप्शन में था कौन, गैलियम और सीजियम। कहने को तो ये गैलियम और सीजियम दोनों कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं, और मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। लेकिन ये दोनों गैलियम और सीजियम मेटल्स होने के बावजूद इनका जो आप बोल सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, काफ़ी लो होता है। हथेली पर रखते ही क्या होता है ना कि ये पिघलने लग जाते हैं। क्यों पिघलने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पाम यानी कि हथेली की ही हीट को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इतनी ही हीट से क्या करने लगते हैं, ये मेल्ट होने लगते हैं। तो कौन से 2 ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो वो है गैलियम और सीजियम। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B and C ऑफ अ पीरियोडिक टेबल आर गिवन 186 picometer, 104 picometer, 143 picometer respectively. Giving a reason, arrange these elements in the increasing order of atomic number in the period. बेसिकली क्या बोला गया है, आपको 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं। चलो हम इन तीनों एलिमेंट्स को लिख ही लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है ए एलिमेंट, इसका एटॉमिक रेडियस आपको कितना दिया गया है, 186 पिकोमीटर दिया गया है। एलिमेंट बी का कितना गिवन है आपके पास, 104 पिकोमीटर, और सी का कितना गिवन है आपके पास, सी का गिवन है 143 पिकोमीटर। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों के ही एटॉमिक रेडियाई आपको गिवन है। सवाल में करने के लिए बोला क्या गया है कि गिविंग अ रीजन अरेंज दीज एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इन द पीरियड। इन तीनों ही एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, एक पीरियड में अरेंज करना है। कैसे, तो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब ये बताओ कि क्या हमने अपने चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में एक कंसेप्ट नहीं पढ़ा है कि जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है, जो एटॉमिक रेडिया है वो कम होने लगता है। कम क्यों होने लगता है, क्योंकि हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है एटम के अंदर, ये न्यूक्लियस क्या करता है, अपने अराउंड जो वेरियस एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस क्या करता है, एक न्यूक्लियर चार्ज, या आप बोल सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है। और इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस की तरफ खिंच के चले आते हैं, और उनके खिंच के आने के कारण क्या होता है कि एटम का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। अगर एटम का साइज छोटा हो रहा है, इसका मतलब क्या कि एटम का जो एटॉमिक रेडियस है वो भी छोटा हो जाएगा। भाई एटॉमिक रेडियस होता क्या है, न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल जो होता है ना एटम का, तो न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो अगर हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज अपना लगा रहा है, जिसके कारण सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ खिंच के चले आ रहे हैं, इसका मतलब क्या कि एटम छोटा हो रहा है और उसका एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये कब आपको देखने को मिलेगा, जब आप एक पीरियड में मूव करते हो, अक्रॉस अ पीरियड जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो।
कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इस न्यूक्लियस को प्रॉब्लम क्या है? क्यों आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसकी तरफ खिंच के आ रहे हैं, जिसके कारण एटम का साइज छोटा हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सभी एलिमेंट्स अरेंज कैसे होते हैं टेबल में? वो होते हैं अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में। पढ़ा है ना हमने कि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें सभी के सभी एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है? उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में अरेंज किया है। भाई एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? क्लास 9th केमिस्ट्री का कंसेप्ट है ये, क्लास 10th में भी हमने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो अगर हम बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। और प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम के न्यूक्लियस में। तो अगर एटॉमिक नंबर के बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या कि न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो इंक्रीज हो गए। तो न्यूक्लियस क्या करेगा? अब और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा किसको? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग हो गया, इलेक्ट्रॉन्स खिंच के पास आ गए न्यूक्लियस के, एटम का साइज छोटा हो गया और एटॉमिक रेडियस क्या हो गया? छोटा हो गया। ये कहाँ देखने को मिलता है? अक्रॉस अ पीरियड, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, इनको आप कैसे अरेंज कर सकते हो एक ही पीरियड में? तो सबसे पहले आप लिखोगे वो वाला एलिमेंट, क्योंकि हमें क्या बोला गया है? एक पीरियड में अरेंज करने को बोला गया है ना। तो एक पीरियड में क्या होता है? अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता जाता है? कम होता जाता है। साइज कम हो रहा है, इसका मतलब क्या? एटॉमिक रेडियाई कम होगा। यानी कि एक पीरियड में सबसे आखिरी में जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? सबसे कम होगा। और सबसे शुरुआत में एक पीरियड के जो एलिमेंट आ रहा है उसका जो एटॉमिक रेडिया है वो सबसे बड़ा होगा। तो इन तीनों एलिमेंट्स में से सबसे पहले हम एक ऐसा एलिमेंट चूज करेंगे जिसका एटॉमिक रेडियस क्या है? तीनों से सबसे बड़ा है। और वो कौन है? डेफिनेटली होगा वो ए एलिमेंट। तो सबसे पहले हम रखेंगे एलिमेंट ए को। फिर इसके बाद में बी और सी में से एक ऐसा एलिमेंट चूज करेंगे जिसका एटॉमिक रेडियस कैसा हो? बड़ा हो। तो डेफिनेटली वो कौन है? एलिमेंट सी है। तो ए के बाद हम किसको रखेंगे? एलिमेंट सी को रखेंगे। और फिर इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? एलिमेंट बी की। तो ये क्या हुआ? तीनों ही एलिमेंट्स को हमने उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में अलोंग अक्रॉस अ पीरियड जो है ना रख दिया है। तीनों ही एलिमेंट्स को हमने उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में एक ही पीरियड में अरेंज करके रख दिया है। सबसे पहला एलिमेंट आया ए, फिर इसके बाद में आया सी, फिर उसके बाद में आया बी। सवाल में बोला गया है कि आपको रीजन भी देना है, तो आप रीजन क्या दोगे? रीजन आप यही दोगे कि जब आप अक्रॉस अ पीरियड जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो न्यूक्लियर चार्ज की इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स खिंच के न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं, एटम का साइज छोटा हो जाता है और एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस द पीरियड क्या आपको देखने को मिलता है? कम देखने को मिलता है। तो सबसे आखिरी वाला एलिमेंट जो होगा इसका एटॉमिक रेडियाई सबसे कम होगा, और सबसे शुरुआत वाला एलिमेंट जो होगा एक ही पीरियड में उसका एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो ये कुछ इस तरीके से आप तीनों ही एलिमेंट्स को इनके बीच का सीक्वेंस आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई आयनिक कंपाउंड्स हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड्स हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्यों होते हैं? भाई आप खुद ही सोचो, आयनिक कंपाउंड्स किसके बने होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स बने होते हैं आयंस के। आयंस कैसे होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस और एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो इन पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस के बीच में ना आप बोल सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लग जाता है, और इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये आयनिक बॉन्ड जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इतने आसानी से टूटने वाला नहीं होता है। तो आप खुद ही सोचो ना कि कंपाउंड में क्या है? एक कंपाउंड में ऐसे आयंस हैं जिनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो डेफिनेटली वो कंपाउंड कैसा होगा? हार्ड होगा।
अब हम बोल रहे हैं कि अगर आयंस के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, इसका मतलब क्या कि सभी आयंस एक दूसरे के साथ चिपक चिपक के रहते हैं, एक दूसरे के पास पास रहते हैं। तो पास पास रहने के कारण क्या होता है कि जो कंपाउंड है ना वो एक डेफिनेट शेप एक्वायर कर लेता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। भाई एक चीज़ सॉलिड तभी हो सकती है ना जब उस चीज़ को बनाने वाले जो भी कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं वो सभी कैसे हों, एक दूसरे के पास पास हो, एकदम चिपक के रह रहे हों। अगर कंपोनेंट पार्टिकल्स किसी सब्सटेंस के क्या होंगे, दूर दूर होंगे, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, और पार्टिकल्स कंपोनेंट पार्टिकल्स कैसे होंगे, दूर दूर होंगे। तो इन दूर दूर पड़े हुए पार्टिकल्स के बीच में क्या कोई कभी एक डेफिनेट शेप बन सकता है? नहीं बन सकता है। अगेन ये क्लास 9th केमिस्ट्री का कंसेप्ट है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में जो उनके कंपोनेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आयनिक कंपाउंड्स किसके बने होते हैं, आयंस के बने होते हैं। आयंस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, और इन दोनों ही ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और इस आयोनिक बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं रहता है, जिसके कारण आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं। और जो कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं तो ये आयंस एक दूसरे के पास रहते हैं, चिपक चिपक के रहते हैं, जिसके कारण कंपाउंड का एक डेफिनेट शेप जो है ना एक्वायर कर लेता है कंपाउंड। इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आई होप इस सवाल का जवाब सभी को समझ में आ गया होगा। ये सवाल भी था कितने मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बेसिकली ये जो सवाल है वो किसको बिलोंग कर रहा है, होमोलोगस सीरीज को बिलोंग कर रहा है। हमने होमोलोगस सीरीज का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, तो हमारे चैप्टर क्लास 10th केमिस्ट्री के 4th चैप्टर है शायद, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने पढ़ा है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है भाई? देखो, होमोलोगस सीरीज को मैं कुछ ऐसे समझा सकती हूँ कि होमोलोगस सीरीज में आने वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, उन सभी का जो आप बोल सकते हो कि जनरल फॉर्मूला है वो कैसा होता है, एक जैसा होता है, लेकिन हाँ उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है। और सभी जितने भी मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज में वो कैसे आते हैं, इमीडिएट सक्सेशन में आते हैं। क्या बोला मैंने कि होमोलोगस सीरीज में आने वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, उन सभी का जनरल फॉर्मूला एक जैसा होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग होता है, और सभी मेंबर्स इमीडिएट सक्सेशन में आते हैं। कैसे इस चीज़ को हम समझ सकते हैं? तो सपोज हमारे पास है क्या, CH4, हमारे पास एक कंपाउंड है CH4। ठीक है, अब इस CH4 में मैं क्या ऐड कर देती हूँ, एक CH2 ऐड कर देती हूँ। ऐसे नहीं, कुछ ऐसे लिखते हैं हम, हमारे पास है क्या CH4, और इस CH4 में मैंने ऐड कर दिया क्या, एक CH2। तो अब कार्बन के कितने एटम्स हो जाएंगे, कार्बन के एटम्स हो जाएंगे 2, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ C2। और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो जाएंगे, 4 + 2 6, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ H6। तो एक CH4 में CH2 के ऐड करने पर क्या आ गया है, C2H6 आ गया है। अब इस C2H6 में मैं फिर से क्या ऐड कर देती हूँ, एक CH2 ऐड कर देती हूँ। तो अब कार्बन के कितने एटम्स हो जाएंगे, 3, और हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो अब जो नया कंपाउंड बना है ना इन दोनों के फॉर्मेशन से, वो क्या होगा, C3H8 होगा। इस वाले कंपाउंड में भी मैं ऐड कर देती हूँ CH2, तो फिर क्या बन जाएगा, अब कार्बन के हो जाएंगे टोटल 4 एटम्स, और हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 10 एटम्स हो जाएंगे। तो ये लो लिख दिया मैंने C4H10। ये CH4 क्या है, ये CH4 और कोई नहीं, ये है हमारा प्यारा मीथेन। ये कौन है, हमारा मीथेन है। मीथेन में जब हम एक CH2 ग्रुप ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, C2H6, और इस C2H6 को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ईथेन। इस ईथेन में अगर मैं एक और CH2 ग्रुप ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाता है, C3H8, और इस C3H8 को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। और अगर इस प्रोपेन में अगर मैं एक और CH2 ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, C4H10, और इस C4H10 को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोल देंगे ब्यूटेन। तो ये जो है ना मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है, इन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेफिनेटली अलग है ना। देखो ना, ब्यूटेन में हम बोल रहे हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10 है। इसमें 4 कार्बन के एटम्स हैं, 10 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। प्रोपेन की अगर हम बात करें तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, इथेन का अलग है, मीथेन का अलग है, लेकिन इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो एक जैसा है। क्या है इनका जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2 है ना। सभी का जनरल फॉर्मूला क्या है,
CnH2n+2 है। यहाँ पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मीथेन में कार्बन के कितने एटम हैं, एक ही एटम है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप n की जगह पे 1 रख दोगे तो H के कितने एटम्स आ जाएंगे, H के एटम्स आ जाएंगे 4। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी, इथेन की, तो इथेन में कार्बन के एटम्स कितने हैं, 2 हैं। तो अगर n की जगह पे आप 2 रख दोगे तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स आ जाएंगे, 6 एटम्स आ जाएंगे। यानी कि जितने भी आपके सामने यहाँ पे कंपाउंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल कैसा है, अलग अलग है, लेकिन इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो कैसा है, सबका एक जैसा है। यहाँ तक कि इन सभी के पास एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप है, और इस कॉमन फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है भाई, इस कॉमन फंक्शनल ग्रुप का नाम है क्या, अल्केन। ठीक है, इन सभी हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सभी के पास एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप है, और वो कौन है, अल्केन। और इस कॉमन फंक्शनल ग्रुप अल्केन के होने के कारण इन सभी की जो आप बोल सकते हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, एक जैसी होंगी। तो माना कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन चारों का वो अलग अलग है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है। एक जैसी क्यों हो रही है, क्योंकि इनके पास एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल सकता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे जो है ना डिपेंडेंट होता है। तो अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होगी, क्योंकि इनके पास एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है क्या, अल्केन। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है, इनका जनरल फॉर्मूला एक है, और साथ ही साथ इनके पास एक ही कॉमन फंक्शनल ग्रुप है जो कि है अल्केन। अब अगर मैं बात करूं किसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी अभी होमोलोगस सीरीज में कि जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इमीडिएट सक्सेशन में आते हैं। इसका मतलब क्या कि इस मेंबर का हर एक सक्सेसिव मेंबर जो है वो अपने एक प्रीसीडिंग मेंबर से किस में डिफर कर रहा है, तो एक CH2 ग्रुप में डिफर कर रहा है। क्या बोला मैंने कि इस सीरीज में आने वाला हर एक सक्सेसिव मेंबर अपने एक प्रीसीडिंग मेंबर से कैसे डिफर कर रहा है, तो एक CH2 ग्रुप में डिफर कर रहा है। देखो ना, प्रोपेन और इथेन में फर्क किसका है, फर्क है सिर्फ और सिर्फ एक CH2 ग्रुप का। जब आप इथेन में एक CH2 ग्रुप लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, प्रोपेन बन जाता है। इसका मतलब क्या कि प्रोपेन इथेन से कैसे डिफर कर रहा है, एक CH2 ग्रुप में डिफर कर रहा है। अगर मैं बात करूं ब्यूटेन की, तो ये वाला जो सक्सेसिव मेंबर है ये अपने एक प्रीसीडिंग मेंबर से कैसे डिफर कर रहा है, सक्सेसिव मतलब आगे वाला, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला। तो ये जो सक्सेसिव मेंबर है हमारे सीरीज का, ये अपने एक प्रीसीडिंग मेंबर से कैसे डिफर कर रहा है, एक CH2 ग्रुप में, है ना। प्रोपेन और ब्यूटेन में फर्क कितने का है, फर्क है सिर्फ और सिर्फ एक CH2 ग्रुप का। तो होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन आपको कुछ ऐसी भी देखने को मिलती है कि होमोलोगस सीरीज में आने वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, उसमें हर एक सक्सेसिव मेंबर जो होता है अपने एक प्रीसीडिंग मेंबर से एक CH2 ग्रुप में कैसा रहता है, डिफर करता है, अलग रहता है। तो आई होप होमोलोगस सीरीज सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। कंसेप्ट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है कि होमोलोगस सीरीज में आने वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो सकता है, लेकिन उनका जनरल फॉर्मूला एक जैसा होता है। प्लस हम बोलते हैं कि उनके पास एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसके कारण एक होमोलोगस सीरीज में आने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी हो जाती हैं। और सभी मेंबर्स कैसे आते हैं, इमीडिएट सक्सेशन में आते हैं, यानी कि हर एक सक्सेसिव मेंबर अपने एक प्रीसीडिंग मेंबर से केवल एक CH2 ग्रुप में क्या करता है, डिफर करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या आप अब इन दोनों का एक एक होमोलॉग, जो नेक्स्ट होमोलॉग है, वो बता सकते हो। भाई मैंने आपको क्या बताया कि इसके बाद में अगर मैं बात करूं C2H4 की, तो C2H4 के बाद में जो भी आगे कंपाउंड आएगा, जो भी उसका नेक्स्ट कंपाउंड होगा, वो नेक्स्ट कंपाउंड इस वाले कंपाउंड से कैसे डिफर करेगा, तो एक CH2 में डिफर करेगा। तो आप क्या करोगे, इस C2H4 में क्या ऐड कर दोगे, एक CH2 ऐड कर देना। ठीक है, इस C2H4 में आप एक CH2 ऐड कर देना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C3H6। और ये C3H6 क्या होगा, ये नेक्स्ट होमोलॉग होगा किसका, C2H4 का। सिमिलरली आप क्या करोगे, इस C4H6 में भी आप एक CH2 ऐड कर देना, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C5H8। तो ये C5H8 क्या होगा, C4H6 का नेक्स्ट होमोलॉग होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ना, हर एक सक्सेसिव मेंबर क्या कर रहा है, अपने प्रीसीडिंग मेंबर से CH2 में डिफर कर रहा है।
तो CH2 ऐड करते जाना, तो नेक्स्ट होमोलॉग जो है बनते जाएंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं अपने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास कि स्टेट द पीरियोडिक लॉ ऑन विच द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड। सर मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी और वो टेबल एक पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड है। हमसे पूछा गया है कि ये पीरियोडिक लॉ क्या था। तो हुआ क्या कि सर मेंडलीव के टाइम पर 63 एलिमेंट्स आ चुके थे और इन सभी 63 एलिमेंट्स को सर मेंडलीव एक पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई करना चाह रहे थे। कैसे उन्होंने क्लासीफाई किया, तो सर मेंडलीव ने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपस में कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। तो इन सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करने वाले एलिमेंट्स को सर मेंडलीव ने क्या किया, एक सेपरेट ग्रुप में क्लासिफाई करा। तो सर मेंडलीव कर क्या रहे थे, डिफरेंट एलिमेंट्स को अलग अलग आप बोल सकते हो कि ग्रुप्स में क्लासिफाई करते जा रहे थे कि कौन से एलिमेंट्स आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो उनका उठा करके एक अलग से ग्रुप बना दिया। तो जिस समय वो डिफरेंट एलिमेंट्स को ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रहे थे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अपने आप एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के सीक्वेंस में अरेंज होते जा रहे हैं। क्या बोला मैंने कि सर मेंडलीव कर क्या रहे थे, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स को एक सेपरेट ग्रुप में क्लासिफाई करते जा रहे थे। तो इस तरीके से सर मेंडलीव ने बहुत सारे एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना लिए थे। तो जब सर मेंडलीव ने इन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स खुद ब खुद अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के सीक्वेंस में क्या होते जा रहे हैं, अरेंज होते जा रहे हैं। तो सर मेंडलीव ने फाइनली कंक्लूड किया कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के सीक्वेंस में अरेंज करते हैं ना, तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, रीअपीयर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सर मेंडलीव ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में आने वाले थे सपोज 3 एलिमेंट्स X, Y और Z। ठीक है, मेंडलीव सर ने क्या करा, एक ग्रुप बनाया जिसमें कि 3 एलिमेंट्स आ रहे थे X, Y और Z। ये तीनों एलिमेंट्स क्या कर रहे थे, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी। लेकिन हुआ क्या कि ग्रुप में आने वाले ये जितने भी एलिमेंट्स थे ना, ये अपने आप एक के नीचे एक नहीं आए, सर्टेन एलिमेंट्स बीच में आए। जैसे कि X है ना, X के बाद आप समझ सकते हो कि A आया होगा, B आया होगा, D आया होगा, E आया होगा, उसके बाद में हम बोल रहे कि Y आया। क्या आप इस चीज को समझे कि एक ग्रुप बनाया सर मेंडलीव ने और इसमें आए टोटल, एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं 3 एलिमेंट्स, और ये तीनों एलिमेंट्स एक ग्रुप को क्यों बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, एक जैसी हैं। लेकिन सिमिलर प्रॉपर्टीज या सिमिलर ग्रुप के एलिमेंट्स जो है ना, एक के बाद एक नहीं आए हैं। पहले तो एक एलिमेंट आया, फिर एक एलिमेंट के बाद में सर्टेन एलिमेंट्स का एक इंटरवल आया, और इस इंटरवल के बाद सेम ग्रुप का जो है दूसरा एलिमेंट आप बोल सकते हो कि अपीयर हुआ। तो इस हिसाब से सर मेंडलीव ने कंक्लूजन निकाला कि या आप बोल सकते हो कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि जब हम सभी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के सीक्वेंस में आप बोल सकते हो कि जब हम अरेंज करेंगे तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, रिपीट होंगी। प्रॉपर्टीज रिपीट होने का मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज रिपीट होने का मतलब ये है कि सिमिलर ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स जो है ना वो क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, या आप बोल सकते हो कि रीअपीयर हो रहे हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि पीरियोडिक लॉ क्या था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एलिमेंट्स की रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वो काफ़ी हद तक कैसी रही थी, सक्सेसफुल रही थी। सर मेंडलीव ने क्या किया था कि जो नोबल गैसेस थी, देखो सर मेंडलीव को ये पता था कि हमसे पहले तो जो है ना 56 एलिमेंट्स थे, जब हमारी क्लासिफाई करने की बारी आई तो 63 एलिमेंट्स आ गए। अब हो सकता है कि फ्यूचर में और भी कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हो, तो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए बाकायदा सर मेंडलीव ने क्या किया था, अपनी टेबल में जगह छोड़ी थी। इसके अलावा जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस के लिए अलग से उन्होंने एक ग्रुप बना करके रखा था कि जब भी कोई भी नोबल गैस आएगी तो उसको आप दूसरे ग्रुप में, जीरो ग्रुप में जो है ना डाल देना, जिससे क्या होगा कि जो हमने जो रिमेनिंग एलिमेंट्स का जो भी एक टेबल बनाई है ना, वो टेबल जो है ना बिगड़े। इसलिए जो भी नोबल गैसेस आएंगी उनको उठा करके सेपरेट ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ मतलब ये सब चीज़ें थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, इसलिए काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे कि हाइड्रोजन की पोजीशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है ना, और कई बार क्या हुआ था कि मेंडलीव के टेबल में
सिमिलर, मतलब कि एक ही ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी थी, सेम थी, है ना। तो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डालने के चक्कर में कई बार क्या हुआ ना कि मेंडलीव ने एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास कैसा था, ज़्यादा था, उसको एक ऐसे एलिमेंट के पीछे रख दिया जिसका एटॉमिक मास उससे कम था। तो वैसे तो क्या हो रहा है कि मेंडलीव की टेबल में सभी एलिमेंट्स को हमने कैसे अरेंज किया था, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के सीक्वेंस में अरेंज किया था, लेकिन सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करने वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखने के कारण क्या हुआ कि कई बार हैवियर जो एलिमेंट्स थे वो लाइटर एलिमेंट्स के पीछे आ गए। तो सर मेंडलीव से पूछा गया कि भैया इसको एक्सप्लेन करके बताओ अपनी टेबल में, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आइसोटोप्स की पोजीशन हो गई, है ना, हाइड्रोजन की पोजीशन हो गई, क्यों हैवियर एलिमेंट्स जो है ना लाइटर एलिमेंट्स के पीछे आए, तो ये सब चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए अनफॉर्चुनेटली उनकी टेबल हो गई रिजेक्ट। अब इसी के ऑप्शन में आएगा आपके पास दूसरा क्वेश्चन कि हाउ डज वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट वेरी अक्रॉस अ पीरियड। जब हम बात करते हैं एक पीरियड की, तो वैलेंसी जो है किसी भी एलिमेंट की उसका बेसिकली ट्रेंड कैसा रहता है। तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है कि जब आप अक्रॉस अ पीरियड जाते हो तो सबसे पहले तो वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसके बाद में डिक्रीज होती है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमको कौन कौन से ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, हमको बात करनी है ग्रुप 1 की, इसके बाद में हमको बात करनी है ग्रुप 2 की, ठीक है ना। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एच ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। फिर इसके बाद में कुछ सर्टेन ग्रुप्स आते हैं, कुछ सर्टेन एलिमेंट्स आते हैं जो कि किसको बिलोंग करते हैं, डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, तो उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बाद हम कहाँ जाएंगे, सीधे के सीधे ग्रुप 13 पे जाएंगे, ठीक है। किस पे जाएंगे, ग्रुप 13 पे जाएंगे। फिर इसके बाद में ग्रुप 13 के बाद 14, 15, 16, 17 और 18। तो हमें कौन कौन से ग्रुप पढ़ने हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया है ग्रुप 1, ग्रुप 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। बीच के जो ग्रुप्स हैं, बीच के जो एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो आपको क्लास 10th में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल में पूछा क्या गया है कि जब हम एक ही पीरियड में जाते हैं तो वैलेंसी के ऊपर वैलेंसी पे क्या अफेक्ट पड़ता है, वैलेंसी कैसे रहती है। तो आपको बताना है कि जब आप अक्रॉस अ पीरियड जाते हो तो सबसे पहले वैलेंसी इंक्रीज होती है, फिर इसके बाद में डिक्रीज होती है। कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ग्रुप 1 में आने वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। फिर इसके बाद में ग्रुप 2 में आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी कितनी होती है, उनकी होती है +2, है ना। ग्रुप 1 में आने वाले एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इनकी वैलेंसी कैसी होती है, +1। ग्रुप 2 में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी कितनी होती है, +2, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, सीधे ग्रुप 13 की। तो ग्रुप 13 में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 13 में कौन आता है, एल्यूमिनियम आता है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3 होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आते हैं किस पे, ग्रुप 14 पे। तो ग्रुप 14 में हम बोलते हैं कि कौन आ सकता है, कार्बन आ सकता है, सिलिकॉन आ सकता है। तो कार्बन और सिलिकॉन हम बोलते हैं कि ये तो हमने कार्बन के ऊपर तो एक पूरा एंटायर चैप्टर ही पढ़ा है कि कार्बन क्या होता है, एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है ना। इसकी वैलेंसी कितनी होती है भाई, अगर मैं बात करूँ केवल कार्बन की, तो कार्बन में हम बोलते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा, 2,4, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। इसलिए तो हम क्या बोलते हैं, कार्बन और सिलिकॉन को टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रुप 1 में वैलेंसी कितनी थी, +1, ग्रुप 2 में कितनी हो गई, +2, ग्रुप 13 में कितनी हो गई, +3, ग्रुप 14 में जाकर के आपके पास क्या आ रहे हैं, टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं। तो अभी तक तो क्या हो रहा है, ग्रुप 14 तक वैलेंसी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, ग्रुप 14 के बाद की, तो ग्रुप 14 के बाद में क्या होगा, वैलेंसी जो है वो कम होती जाएगी। कैसे, अगर हम बात करेंगे ग्रुप 15 की, ठीक है ना, तो ग्रुप 15 में जैसे कि कौन आ सकता है, आप बोल दो कि फॉस्फोरस आ जाएगा, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस में हम बोलते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जानी है, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। तो अभी तक तो वैलेंसी इंक्रीज हो रही थी, अब देखो कम होना स्टार्ट हो गई है। फिर इसके बाद में ग्रुप 16 में हम बोलते हैं कि कौन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, ठीक है ना। और सल्फर में हम बोलते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उस हिसाब से इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे ग्रुप 17 की, तो ग्रुप 17 में सबसे फेमस कौन है भाई, क्लोरीन है।
है ना। क्लोरीन की वैलेंसी हम सबको पता है कितनी होती है, -1 होती है। और फिर इसके बाद में ग्रुप 18 क्या है, नोबल गैसेस का है, और उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ग्रुप 14 तक क्या हुआ है, आपकी जो वैलेंसी है वो इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन ग्रुप 14 के बाद में देखो वैलेंसी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, 3 to 1 हो गई। अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि ग्रुप 18 में जाकर के 0 हो गई। तो इस सवाल का जवाब आप क्या लिखोगे, इतना पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पूरा लिख के बताया है। आप केवल यहाँ पे ये लिख के आओगे कि जब आप अक्रॉस अ पीरियड जाते हो तो सबसे पहले वैलेंसी इंक्रीज होती है और इसके बाद में डिक्रीज होती है। साथ में ये भी लिख सकते हो कि अप टू ग्रुप 14 वैलेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और ग्रुप 14 के बाद में वैलेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if 50 ml of solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 40 ml of HCl solution, what will be the amount of HCl solution is required to neutralize 100 ml of the same solution of NaOH। बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि आपके पास सबसे पहले 50 ml सोल्यूशन था, किस चीज़ का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, और ये कितना न्यूट्रलाइज हुआ है, if 50 ml of a solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 40 ml of HCl solution। इस 50 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज किसने किया, HCl ने किया, लेकिन कितना HCl लगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, 40 ml लगा। ठीक है, तो अगर आप इनका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, ये 0 से ये वाला 0 कट गया तो बचेगा कितना, 5/4। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये जो आपके पास रेशियो आया है 5/4 का, ये रेशियो हमें क्या बता रहा है कि 5 पार्ट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज हो सकते हैं किसके साथ, 4 पार्ट्स ऑफ HCl से। कैसे हमें पता चला, भाई सवाल में दिया गया है ना कि 50 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को कौन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है, 40 ml HCl। तो हमने इस गिवन, इन दोनों ही गिवन वैल्यू से हमने एक रेशियो निकाल लिया। रेशियो क्या आया है, 5/4। ये 5/4 क्या बता रहा है कि अगर आपके पास 5 पार्ट्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो इन 5 पार्ट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने पार्ट्स लगेंगे HCl के, तो वो लगेंगे 4 पार्ट्स। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या पूछी गई सवाल में कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द 100 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब हमने क्या किया है, NaOH की क्वांटिटी डबल कर ली है। पहले हमने 50 ली थी ना, अब हमने ले ली है क्या, 100। तो अब इस 100 ml NaOH सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा HCl का, तो भाई रेशियो तो अपना यही चलेगा ना। रेशियो क्या निकल के आया है गिवन वैल्यू से, 5/4 का, कि 5 पार्ट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है, 4 पार्ट्स ऑफ HCl। तो अभी के लिए हम क्या ले लेते हैं, अभी के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 5/4। यहाँ पे आप चाहो तो NaOH भी लिख देना और यहाँ पे लिख देना HCl। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी वॉल्यूम ली गई है, कितना अमाउंट लिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 100 ml ले लिया है। तो एक काम करते हैं ना, इस 5 के बराबर हम रख देते हैं क्या, 100, है ना। इस 5 पार्ट के बराबर, 5 पार्ट किसका है, NaOH का है, तो इस 5 पार्ट्स ऑफ NaOH के बराबर हम रख देते हैं कितना, 100। अब हमें ये पता करना है कि कितना लगेगा, कितना अमाउंट लगेगा। हमको ये पता है कि जो 5 पार्ट्स है NaOH का, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है कौन, 4 पार्ट्स ऑफ HCl। ठीक है, तो इस 5 पार्ट्स के बराबर हमने ले लिया है कितना, 100। लेकिन अब हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पता करनी है HCl की, कि कितनी क्वांटिटी लगेगी HCl की 100 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा कि 5 पार्ट्स के बराबर मैंने ले लिया है कितना, 100 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 4 पार्ट्स ऑफ HCl के बराबर हमने ले लिया है x क्वांटिटी ऑफ HCl, जो कि रिक्वायर्ड है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, x यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 100। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो x इज इक्वल्स टू 80 ml। तो आपके पास 80 ml HCl लगेगा
100 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। आई होप इतना समझ में आया होगा। सिंपल सी बात थी, आपको पहले बताया गया था कि 50 ml NaOH है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 40 ml HCl चाहिए है। तो आपने यहाँ पे रेशियो निकाल लिया कि ठीक है भैया, अगर 5 पार्ट्स हमारे पास NaOH है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 पार्ट्स लग जाते हैं HCl के। अब पूछा गया कि आपके पास 100 ml सोल्यूशन है किसका, NaOH का, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl लगेगा। तो हमने क्या किया, 5 पार्ट्स ऑफ NaOH को बराबर कर दिया किसके साथ, 100 ml ऑफ NaOH के। इतना समझ में आया सभी को कि 5 पार्ट्स ऑफ NaOH को हमने बराबर कर दिया, किसके बराबर कर दिया, 100 ml ऑफ NaOH के, और 4 पार्ट्स ऑफ HCl को हमने बराबर कर दिया किसके, अमाउंट ऑफ HCl जो कि रिक्वायर्ड है 100 ml ऑफ NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 80 ml, यानी कि आपको एसिड कितना चाहिए रहेगा, HCl कितना चाहिए रहेगा, 80 ml। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, अब आ गए हमारे पास असर्शन रीजन टाइप के सवाल। कोड, जैसे कि प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि असर्शन रीजन टाइप के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। कोड एक बार हम देख लेते हैं। कोड ए क्या बता रहा है कि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, और आर क्या है, यानी कि रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, कोड बी क्या है कि ए और बी असर्शन रीजन दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। कोड सी क्या बता रहा है कि असर्शन ट्रू है लेकिन जो रीजन है वो फॉल्स है। कोड डी बता रहा है कि असर्शन ही गलत है और रीजन कैसा है, ट्रू है। ठीक है, तो ये कोड्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब जल्दी से आ जाते हैं हम अपने सवाल के ऊपर। सवाल क्या है हमारे पास, ये भी 1 मार्क का है, और इसके ऑप्शन में जो आपको दूसरा असर्शन रीजन मिल रहा है वो भी कितने मार्क्स का है, 1 मार्क का है। ठीक है, तो पहला असर्शन क्या है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्कड वेल विद द लाइटर एलिमेंट्स ओनली। बात तो सही है ना। न्यूलैंड ने बेसिकली, जैसे कि अभी अभी हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करी है ना, वैसे ही मेंडलीव के पहले आए थे कौन, सर न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या करा था, अपना एक न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। ये लॉ क्या बोल रहा था, उन्होंने बोला था, देखा जाए तो जो हमारे न्यूलैंड सर थे ना, ये काफ़ी म्यूजिक लवर थे। उन्होंने बोला कि जैसे कि संगीत में होते हैं कितने, 8 नोट्स है ना। अगर हम बात करेंगे अपने क्लासिकल इंडियन म्यूजिक की, तो हमारे पास कितने म्यूजिकल नोट्स होते हैं, 8, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो फर्स्ट नोट कौन सा होता है, सा, और 8th नोट भी कौन सा होता है, सा। तो सर न्यूलैंड ने बोला कि जिस तरीके से हर जो आप बोल सकते हो कि जो 8th म्यूजिकल नोट होता है वो क्या करता है, फर्स्ट म्यूजिकल नोट को रिजेंबल करता है, इसी तरीके से अगर हम सभी एलिमेंट्स को, न्यूलैंड के टाइम पर जो है ना 56 एलिमेंट्स नोन थे। कितने नोन थे, 56 एलिमेंट्स। मेंडलीव के टाइम पे 63 और न्यूलैंड के टाइम पे 56। तो सर न्यूलैंड ने बोला कि जब हम सभी के सभी इन 56 एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक मासेस के सीक्वेंस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के सीक्वेंस में अरेंज करेंगे ना, तो हर एक 8th एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट को जाकर के रिजेंबल करेगा। फर्स्ट एलिमेंट को, यानी कि आप बोल सकते हो कि प्रॉपर्टीज जो है ना सेम हो जाएगी। हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से रिजेंबल करेगी। ठीक है, यही था लॉ, क्या, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टा वर्ड का मतलब क्या होता है, ऑक्टा वर्ड का मतलब होता है 8। ये 8 कहाँ से आया, क्योंकि म्यूजिकल नोट्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर मैं बात करूँ अपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की, तो हमारे पास कौन कौन से 8 म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जो 8th नोट है वो रिजेंबल कर रहा है किसको, फर्स्ट नोट को। तो सिमिलरली न्यूलैंड सर ने बोला कि जब आप सभी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के सीक्वेंस में अरेंज करोगे, तो हर एक 8th एलिमेंट क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को जाकर के रिजेंबल करेगा, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है, और यही था क्या, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उनका ये जो लॉ था ना, ये केवल कैल्शियम तक ही फॉलो हो पाया। कैल्शियम के बाद में जितने भी भारी भारी एलिमेंट्स आए थे, हैवी एलिमेंट्स आए थे, उन्होंने इस लॉ को जो है फॉलो नहीं किया। प्लस कुछ और ड्रॉबैक्स भी थे न्यूलैंड के इस आप बोल सकते हो कि अटेम्प्ट में। क्लासिफिकेशन वो भी करना चाह रहे थे एलिमेंट्स का, तो जो न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट था उसमें कुछ और भी ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स कैसे थे कि सबसे पहले तो सर न्यूलैंड को जो ना काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस था कि
और जो है ना फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे। अभी मेरे टाइम तक 56 एलिमेंट्स आ चुके हैं ना, तो आगे भी ये 56 एलिमेंट्स ही रहेंगे, फ्यूचर में और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे ही नहीं। तो ये चीज़ उन्होंने अपने दिमाग में बिठा ली थी, जिसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने जो भी अपनी टेबल बनाई तो उस टेबल में उन्होंने फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। अब जब बाद में नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उनसे पूछा गया कि भैया इन एलिमेंट्स को आप कहाँ फिक्स करोगे, कहाँ फिट करोगे, तो उनके पास कोई इस चीज़ का जवाब था ही नहीं। तो एक मेजर ड्रॉबैक तो ये होगा, देखो फर्स्ट वाला ड्रॉबैक ये था कि ये जो उनका लॉ था, लॉ ऑफ ऑक्टेज वाला, ये केवल कैल्शियम तक ही जो है ना फॉलो हुआ, बाकी के जो हेवियर एलिमेंट्स आए उनने जो है ना फॉलो नहीं किया। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए उन्होंने जगह ही नहीं छोड़ी थी अपनी टेबल में। साथ ही साथ जो इनर्ट गैसेज थी, जैसे कि लिथियम हो गया, जो हीलियम हो गया, नियॉन वगैरह हो गया, तो इनके लिए भी उन्होंने अपनी टेबल में जगह नहीं छोड़ी थी। अब हुआ क्या कि इनर्ट गैसेस आई, अब इन इनर्ट गैसेस को उनको जो है ना अपनी टेबल में रखना था। तो जब इनर्ट गैसेस को उन्होंने अपनी टेबल में रखा तो हुआ क्या भाई, उन्होंने लॉ क्या दिया था कि हर एक 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को जाकर के रिजेंबल करेगा। अब उन्होंने बेवजह जो है ना इनर्ट गैसेस को अपनी टेबल में घुसाने की कोशिश करी, जिसके कारण क्या हुआ कि आप बोल सकते हो कि जो एलिमेंट्स है ना वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट होते गए, जिसके कारण क्या हुआ, अब 8th नहीं, अब हर एक 9th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को जाकर के रिजेंबल कर रहा था। तो लॉ तो उन्होंने दिया था कि 8th एलिमेंट जाकर के रिजेंबल करता है, लेकिन हुआ क्या, इनर्ट गैसेस को रखने के कारण, नोबल गैसेस को रखने के कारण 9th एलिमेंट अब फर्स्ट एलिमेंट को जाकर के रिजेंबल कर रहा था। तो उनका ही बनाया हुआ लॉ खुद ही नहीं क्या कर लिया, फ्लॉप कर लिया। कैसे फ्लॉप कर लिया, बेवजह इनर्ट गैसेस को अंदर घुसाया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कुछ ऐसे मेजर ड्रॉबैक्स थे न्यूलैंड के इस टेबल में, इस अटेम्प्ट में। तो रीज़न क्या है इसका, न्यूलैंड अज्यूम्ड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर। असर्शन सही है अपनी जगह, रीज़न भी सही है अपनी जगह, लेकिन रीज़न सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को। ठीक है, असर्शन क्या है कि जो न्यूलैंड का जो लॉ था वो केवल लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर ही एप्लीकेबल था। टू बी मोर स्पेसिफिक, केवल कैल्शियम तक ही ये लॉ फॉलो हो पाया, और उनके टाइम तक 56 एलिमेंट्स जो है ना उन्होंने सोचे थे कि बस इतने ही रहेंगे, इसके अलावा कुछ और आने ही नहीं वाले हैं एलिमेंट्स। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन रीज़न सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपके हिसाब से कौन सा कोड यहाँ पे यूज़ होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बी कोड यूज़ होना चाहिए, क्योंकि बी कोड क्या बोल रहा है कि असर्शन रीज़न दोनों सही है, लेकिन रीज़न सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो मेरे हिसाब से इस वाले असर्शन रीज़न का जो कोड है वो कौन सा आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजन वाला ही। द अटोमिक रेडियाई ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैन बी शोन एज पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम, वेयर रेडियस इज इन पीएम, यानी कि पिकोमीटर। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, उसके फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो फर्स्ट ग्रुप है उसके फर्स्ट 3 एलिमेंट्स लिए गए हैं। कौन कौन लिए गए हैं, पोटेशियम लिया गया है, सोडियम लिया गया है, और साथ में लिया गया है लिथियम। और इनके बीच में इनको अरेंज बेसिकली कैसे किया गया है, इनके एटॉमिक रेडियाई के सीक्वेंस में अरेंज किया है। कैसे अरेंज किया है, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि सबसे छोटा जो एटॉमिक रेडियस है वो किसका है, लिथियम का है, फिर उससे बड़ा है सोडियम का, फिर उससे बड़ा है पोटेशियम का। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि भैया सवाल में ऐसे ही गिवन है। देखो ना, ये सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा, तो इसी सीक्वेंस को मैंने अलग से लिख दिया है। ये सीक्वेंस किसका है, एटॉमिक रेडियस का सीक्वेंस है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये असर्शन सही है? बिल्कुल सही है। क्यों सही है, मैंने आपको पहले भी बताया है। देखो, अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियाई कम होता है। इससे रिलेटेड सवाल हमने अभी 1 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व हमने अभी किया है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई कम होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, एक ही ग्रुप में जब हम जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है भाई, एटॉमिक रेडियस होता क्या है, एटम के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो ऐसा क्या होता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एक पीरियड की, तो एक पीरियड में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ शेल्स कैसे रहेंगे, बराबर ही रहेंगे।
माना कि उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पास जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे ना वो सबके पास बराबर होंगे, एक ही एलिमेंट को बिलोंग करने वाले सभी एलिमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जब हम बात करते हैं एक ग्रुप की, तो एक ग्रुप में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, और अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल का जो बीच में डिस्टेंस होगा वो भी तो इंक्रीज होगा ना। ऊपर जो एलिमेंट आ रहा है, फॉर अगर मैं बात करूं किसकी, लिथियम की, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 2,1, यानी कि लिथियम, हमारा जो लिथियम है इसके पास कितने शेल्स आते हैं, 2 शेल्स आते हैं। अगर हम बात करेंगे सोडियम की, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 2,8,1, यानी कि इसके पास है टोटल 3 शेल्स। और अगर हम बात करेंगे पोटेशियम की, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 2,8,1, यानी कि इसके पास कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, 4 नंबर ऑफ शेल्स हैं, ठीक है। तो कहने को तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम सभी क्या हैं, एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जिसके कारण इनकी जो वैलेंसी है वो भी कैसी है, एक जैसी है, इसकी भी +1, इसकी भी और इसकी भी +1 है, ठीक है। लेकिन देखो नंबर ऑफ शेल्स का डिफरेंस है कि नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या कि एटम का जो साइज है वो भी इंक्रीज होगा। तो देखा जाए तो असर्शन अपनी जगह बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया गया है, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही रीजन है, रीजन अपनी जगह बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि जो रीजन है वो हमारे असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है। भाई असर्शन में क्या बोला गया है, असर्शन में ग्रुप 1 के जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स है ना, इनका आप बोल सकते हो कि एटॉमिक रेडियाई का सीक्वेंस आपको दिया गया है। असर्शन में क्या दिया गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें आने वाले जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक रेडियस का क्या दिया है, आपको एक सीक्वेंस दिया है। और रीजन क्या बताया गया है कि डाउन द ग्रुप जाने पर जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है। तो बिल्कुल सही है ना, रीजन बता तो रहा है कि डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, इसके कारण पोटेशियम का एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा होगा, किससे, सोडियम से और लिथियम से। सोडियम का बड़ा होगा किससे, लिथियम से, लेकिन हाँ छोटा होगा पोटेशियम से। तो इस हिसाब से इस असर्शन रीजन टाइप सवाल में कोड कौन सा यूज होगा, ए वाला, ठीक है ना, क्योंकि कोड ए क्या बोल रहा है कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन क्या है, सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो उस हिसाब से इस वाले क्वेश्चन में कौन सा कोड यूज होगा, कोड ए, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अभी भी हमारा सेक्शन ए ही चल रहा है, ठीक है, और ये है बेसिकली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। फटाफट से हम केस स्टडी को एक बार रीड कर लेते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड्स आर स्पेसिफिक पैटर्न्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एलिमेंट्स that are revealed in the periodic table of elements. Major periodic trends include electronegativity, ionization energy, electron affinity, atomic radii, ionic radii, metallic character, and a chemical property reactivity. The periodic reoccurrence of elements with similar physical and chemical properties when the elements are listed in order of increasing atomic number results directly from the periodic recurrence of similar electronic configuration in the outermost shells of respective atoms. Periodic trends arise from the change in the atomic structure of the chemical elements within their respective periods, horizontal rows and groups in the periodic table. Basically यहाँ पे बताया जा रहा है इस पूरे केस में कि किस तरीके से आपको periodic table में different trends दिखाई देते हैं physical और chemical properties में, ठीक है। कई सारे ट्रेंड्स आपके सिलेबस में हैं और हम हर एक ट्रेंड को अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं कि these law enable the chemical elements to be organized in the periodic table based on their atomic structures and properties. Due to the periodic trends, the unknown properties of any element can be partially known. The variation of the atomic size of the elements along the third and the first group is shown below. इतनी पूरी कथा हमने पढ़ ली, ठीक है। अब आपसे कोई नहीं बोल रहा है कि आप इस कथा को जो है ना लर्न करो, पढ़ लो एक बार। अगर आपको कुछ लगता है कि इस केस में कोई एक ऐसी लाइन है, 1 या 2 या 3 ऐसी कुछ लाइन है जिसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, जो हाईलाइट आप कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, ठीक है। एक बार रीड करो और इसके बाद में एक बार रीड करने के बाद आ जाओ अपने क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक
टेबल। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का क्या होता है। मैंने आपसे अभी क्यों बोला कि आप जो है ना एक बार केस को पढ़ने के बाद डायरेक्टली आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि केस बेस्ड क्वेश्चन पे जितने भी सवाल आते हैं उन सभी सवालों की जवाब आपको अपने केस में मिल जाए। बहुत सारे सवाल कभी कभी ऐसे भी आते हैं कि वो सवाल आप अपनी प्रियर नॉलेज के हेल्प से जो है ना सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि उन सवालों के जवाब आपको अपने केस में मिल ही जाए। तो केस में एक बार पढ़ने पे अगर आपको लग रहा है कि कुछ हाईलाइट करने वाली बात है, उसको वहीं के वहीं कर लो, और इसके बाद में आपको एक एक आउटलाइन मिल जाएगी, क्योंकि बेसिकली इस केस में हमसे बताया क्या गया है। जैसे कि अभी जो हमने केस पढ़ा उसमें हमको सिर्फ जो है ना जो आपको ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं ना प्रॉपर्टीज़ के पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में हमसे बात करी गई है। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद हम आ गए हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब ये क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पर क्या असर पड़ता है। भाई मैंने आपको पहले भी बताया है कि सारा खेल किसका होता है, स्टेबिलिटी का होता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो वो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के चक्कर में या तो एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा बाहर से, या कभी वो इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि सबको क्या होना है, स्टेबल होना है। अब ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने एटम में से बड़े ही आसानी से, बहुत ही कन्वीनियंटली अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम से बाहर निकाल देते हैं? वो होते हैं हमारे मेटल्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेटल्स जो होते हैं उनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी एटम बहुत ही आसानी से अपने एटम में से बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो आप बोल सकते हो कि आसानी से, कन्वीनियंटली एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं। और अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इसका मतलब क्या कि एटम के ऊपर कौन सा चार्ज बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। भाई अगर इलेक्ट्रॉन्स एटम के बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है एटम के अंदर वो कम हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। प्रोटॉन्स का नंबर तो उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ रहा है। और अगर प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते हैं। तो जितने आसानी से कोई एलिमेंट क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट का एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा, वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं एक पीरियड की, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में, तो होगा क्या, मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियर चार्ज एक्सर्ट करता है जो डिफरेंट एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर। तो होता क्या है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है ना खिंच करके न्यूक्लियस की तरफ आ जाते हैं, जिसके कारण एटम का साइज छोटा हो जाता है, एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पे क्या असर पड़ेगा। आप खुद ही सोचो ना कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस बहुत ही टाइटली उसके अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। न्यूक्लियस बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा हुआ है सभी इलेक्ट्रॉन्स को। अब अगर ऐसे केस में आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहोगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होने का मतलब क्या है कि कितने आसानी से कोई एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहा है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पे, अक्रॉस द पीरियड जाने पर, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस काफ़ी टाइटली इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा हुआ है। तो ऐसे केस में एटम से आप इतने आसानी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पाओगे। इसका मतलब क्या कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स बोरॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। आपके पास टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। एक है आपके पास बोरॉन, एक है आपके पास ऑक्सीजन, एक है आपके पास फ्लोरीन और दूसरा है आपके पास नाइट्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्लोरीन हम बोल सकते हैं कि बिलोंग करता है ग्रुप 17 को,
ऑक्सीजन बिलोंग करता है ग्रुप 16 को, है ना। और इसके बाद में अगर हम बात करेंगे किसकी, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप 15 को, और हमारा जो बोरॉन है प्यारा वो बिलोंग करता है किसको, ग्रुप 13 को। ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप के यहाँ पे आपके सामने एलिमेंट्स रखे गए हैं। बोरॉन है ग्रुप 13 का, ऑक्सीजन है ग्रुप 13 का, फ्लोरीन है ग्रुप 17 का, और नाइट्रोजन है आपके पास ग्रुप 15 का। अब इनमें आपको क्या करना है, इनके एटॉमिक रेडियाई का सही सीक्वेंस, सही ऑर्डर बताना है। तो हम सबको पता है कि जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं एक पीरियड के अक्रॉस, तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई कम होता है। अब आप खुद ही सोचो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे आखिरी में ग्रुप कौन सा आता है, सबसे आखिरी में आता है ग्रुप 18। लेकिन हाँ, यहाँ पे ग्रुप 18 का कोई एलिमेंट तो दिया नहीं गया है। यहाँ पे ग्रुप 18 के बाजू वाला यानी कि ग्रुप 17 का एक एलिमेंट दिया गया है, यानी कि हो ना हो ग्रुप 17 का जो एलिमेंट होगा, इसका जो एटॉमिक रेडियाई होगा वो इन बाकी सभी एलिमेंट से कैसा होगा, काफ़ी कम होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज जो डिस्टेंस होता है ना न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल का, वो कम हो जाता है, यानी कि एटॉमिक रेडियाई कम हो जाते हैं। तो सबसे छोटा एटॉमिक रेडियाई किसका होगा, अपने इस ग्रुप 17 के एलिमेंट फ्लोरीन का होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। फिर इसके बाद में सबसे बड़ा कौन से एलिमेंट का एटॉमिक रेडियाई सबसे बड़ा होगा, तो आप खुद ही सोचो, वो वाला एलिमेंट जो कि कहाँ आ रहा है, सबसे आप बोल सकते हो कि पीछे की तरफ आ रहा है आपकी पीरियोडिक टेबल में। तो ग्रुप 17 को तो आप हटा दो, ग्रुप 17 के पहले कौन आता है, ग्रुप 16, जिसमें कौन है, ऑक्सीजन है। लेकिन ग्रुप 16 के भी पहले एलिमेंट है आपके पास कौन सा, नाइट्रोजन, जो कि ग्रुप 15 को बिलोंग कर रहा है। ग्रुप 15 के भी पहले आपके पास एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है ग्रुप 13 को, और वो है बोरॉन। तो हो ना हो इन सभी में से जो बोरॉन है जो कि ग्रुप 13 को बिलोंग कर रहा है, इसका जो एटॉमिक रेडियाई होगा वो इन सबसे कैसा होगा, काफ़ी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी पीरियोडिक टेबल में आप बोल सकते हो कि स्लाइटली लेफ्ट की तरफ आ रहा है। जितना आप राइट जाते जाओगे एक पीरियड में, उतना एटॉमिक रेडियाई कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे राइट में कौन है, फ्लोरीन है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कैसा होगा, सबसे ही कम होगा। और सबसे बड़ा किसका होगा, इन चारों में से सबसे बड़ा होगा बोरॉन का। फिर इसके बाद में बाकी के जो दो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, सॉरी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये इनके बीच में लाए करेंगे। ठीक है, बोरॉन से कम छोटा मतलब कि बोरॉन, या आप ये बोल सकते हो ना कि फ्लोरीन से थोड़ा बड़ा एटॉमिक रेडियाई किसका होगा, तो वो डेफिनेटली होगा ग्रुप 16 के एलिमेंट का। ग्रुप 16 का एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑक्सीजन। फिर इसके बाद में ऑक्सीजन से थोड़ा बड़ा एटॉमिक रेडियाई किसका होगा, इस वाले का होगा, नाइट्रोजन का होगा। तो ये हो गया क्या, हमारा एटॉमिक रेडियाई का सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ वैसे अभी डिक्रीजिंग चल रहा है, तो हम इसको इंक्रीजिंग बना देते हैं। सबसे छोटा होगा फ्लोरीन का, उससे बड़ा होगा ऑक्सीजन का, उससे बड़ा होगा नाइट्रोजन का, और सबसे बड़ा होगा किसका, बोरॉन का। तो ये वाला सीक्वेंस आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला सीक्वेंस मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। हमने बस यही किया है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सबसे पहले तो उनको वो कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं वो हमने लिख दिया है। अब हमको पता है कि अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस कम होता है। तो वो वाला एलिमेंट जो कि सबसे आखिरी वाले ग्रुप को बिलोंग कर रहा होगा, 18 नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, 17 ग्रुप का तो एलिमेंट दिया है ना, तो सबसे छोटा रेडियस जो है ग्रुप 17 के एलिमेंट का होगा। सबसे बड़ा किस एलिमेंट का रेडियस होगा, जो कि आप बोल सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में सबसे शुरुआत में आ रहा है, ये टुवर्ड्स द लेफ्ट आ रहा है, वो होगा बोरॉन। ठीक है, तो सही जवाब मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, द एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी बिलोंग टू द ग्रुप 2, 13, 14 and 16 respectively of the periodic table. Which of the two elements will form covalent bonds? इनमें से कौन ऐसे दो एलिमेंट्स होंगे जो कि कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ए, बी, सी और डी आपको गिवन है। ए कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, 2 को, बी बिलोंग कर रहा है ग्रुप 13 को, सी बिलोंग कर रहा है ग्रुप 14 को, और डी बिलोंग कर रहा है किसको, ग्रुप 16 को। ठीक है, अब ए अगर ग्रुप 2 को बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे। बी अगर ग्रुप 13 को बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3 होंगे, है ना। ए बिलोंग कर रहा है ग्रुप 2 को, इसलिए इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। बी बिलोंग कर रहा है ग्रुप 13 को, इसलिए इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3। सी बिलोंग कर रहा है ग्रुप 14 को, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4। और डी बिलोंग कर रहा है अगर ग्रुप 16 को, तो डेफिनेटली इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने, 6। ठीक है, तो 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो एलिमेंट्स पोजेस कर रहे हैं, तो वो तो आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को
अपने आप बोल सकते हो कि एटम से बाहर निकाल सकते हैं। और अगर कोई एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप में से बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली वो क्या कर रहा है, आयंस का फॉर्मेशन कर रहा है। और अगर आयंस का फॉर्मेशन होगा तो डेफिनेटली क्या बनेंगे, आयनिक कंपाउंड बनेंगे। भाई आयनिक कंपाउंड बनने के लिए आयंस का बनना ज़रूरी है ना। तो ये ए और बी एलिमेंट क्या हैं, ये दोनों मेटल्स ही तो हैं, ये आसानी से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। ये 2 दे सकता है, ये 3 दे सकता है, और देने के बाद क्या करेंगे, आयंस बना लेंगे, और आयंस मिलकर क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे सी और डी की, तो सी और डी एलिमेंट्स जो हैं इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 और 6 हैं। तो इनके लिए इन 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली अपने एटम में से बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी बोल रहा है कि सी और डी एलिमेंट्स दोनों क्या बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद में ये सभी एक एक मार्क के सवाल चल रहे हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। जब हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनमें से कौन चेंज नहीं होगा। क्या एटॉमिक साइज चेंज नहीं होगा, अरे भाई बिल्कुल होगा। अभी भी तो हमने देखा था कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ने से क्या होगा, एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। तो ये हमारे सवाल का जवाब नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बोलते हैं कि डेफिनेटली चेंज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कब आती है, जब एटम इलेक्ट्रॉन्स को देता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब आएगी, जब एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा। पर होता क्या है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है ना न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में, तो जो न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो न्यूक्लियर चार्ज लगाता है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो इतना इफेक्टिव होता नहीं है। तो जिसके कारण क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है कूद कूद के बाहर निकलने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं किसी भी एटम में। कब, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, जिसके कारण या आप ये बोल सकते हो कि न्यूक्लियर चार्ज तो लग रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स इतने इंक्रीज हो रहे हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल के ऊपर कम लग रहा है, जिसके कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कूद के निकलने के लिए एटम से बहुत ही रेडी रहते हैं। तो अगर एटम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स को अंदर करना तो बहुत ही मुश्किल होगा ना। इसका मतलब क्या कि आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जो है ना क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये भी हमारे सवाल का सही जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल में पूछा गया कि कौन चेंज नहीं होगा। तो एटॉमिक साइज चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है। सी ऑप्शन क्या है कि नंबर ऑफ शेल्स इन द एटम, बिल्कुल भी नहीं, इंक्रीज होते हैं भाई, चेंज होते हैं। और लास्ट ऑप्शन क्या है, डी। तो हाँ, वैलेंसी हम बोलते हैं कि सेम ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। तो हमारे इस सवाल का सही जवाब होगा क्या, ऑप्शन डी, कि वैलेंसी क्या होती है, डाउन द ग्रुप कांस्टेंट ही जाती है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। an element x is in third position, sorry, an element x is in third period and 16th group of the modern पीरियोडिक टेबल, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बेसिकली आपके पास एक एलिमेंट है x नाम का और वो बिलोंग कर रहा है थर्ड पीरियड को। थर्ड पीरियड का मतलब क्या है कि डेफिनेटली उसके पास कितने शेल हैं, 3 शेल हैं, और वो बिलोंग कर रहा है 16th ग्रुप को। 16th ग्रुप होने का मतलब क्या है, 16th ग्रुप के होने का मतलब ये है कि उसके पास जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, तो ये हो गया K, ये हो गया L, ये हो गया M। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि वो 16 ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या कि वैलेंस शेल यानी कि M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो L में हो जाएंगे 8 और K में हो जाएंगे 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना बन गया है इस X नाम के एलिमेंट का, 2,8,6। और ये X नाम का एलिमेंट कौन है भाई, ये है क्या भाई, एटॉमिक नंबर क्या बन जाएगा, 10 और 6 यानी कि 16। और 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है भाई, हम सबको पता है सल्फर का होता है। तो यहाँ पे और किसी की नहीं, सल्फर की बात करी जा रही है। अब सल्फर के रिस्पेक्ट में कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है वो हमको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ नॉन मेटल हैविंग वैलेंसी 6। नॉन मेटल तो है सल्फर, लेकिन उसकी वैलेंसी 6 नहीं होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, लेकिन वैलेंसी उसकी कितनी होती है, 2 होती है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ अ नॉन मेटल हैविंग वैलेंसी 2। हाँ, ये वाला स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद सोडियम। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, इट विल फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड विद सोडियम। भाई सल्फर खुद कैसा है, एक नॉन मेटल है। अगर वो एक सोडियम के साथ कंपाउंड बना रहा है तो वो डेफिनेटली कैसा बनेगा, आयोनिक टाइप का ही तो बनेगा ना। क्यों, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी कितनी है, 2 है
है ना, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को देना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना तो पॉसिबल है ना। तो अगर सल्फर को कोई कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे देगा तो डेफिनेटली सल्फर क्या करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब सवाल यह है कि सल्फर को ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा कौन, वही दे सकता है ना जो कि कैसा हो, बड़े दिल वाला हो। और बड़े दिल वाला कौन होता है भाई, हमारे मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम है ये भी तो क्या है, एक मेटल ही तो है। मेटल क्या करते हैं, अपने एटम में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकाल करके रख देते हैं बाहर, यानी कि कंप्लीट यहाँ पे ट्रांसफर होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब जब सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और इन इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली ले कौन रहा है, सल्फर ले रहा है। इसका मतलब क्या कि सोडियम बना लेगा एक पॉजिटिव आयन और सल्फर बना लेगा क्या, एक नेगेटिव आयन। और जब दोनों आयंस का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बन जाता है, आयनिक कंपाउंड बन जाता है। तो डेफिनेटली जो सल्फर है यानी कि जो एक्स नाम का एलिमेंट है वो डेफिनेटली क्या करेगा, सोडियम के साथ मिलकर के एक आयनिक कंपाउंड बनाएगा और उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, सोडियम सल्फाइड। क्या नाम होगा, Na2S, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, तो सोडियम और सल्फर मिलके कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, कौन सा आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक सोडियम सल्फाइड Na2S। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। फोर्थ क्या बोल रहा है कि कोवलेंट नहीं बनाएगा, आयनिक बनाएगा। क्यों, क्योंकि सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और सल्फर ले लेगा तो आयंस का फॉर्मेशन होगा, और अगर आयंस बन रहा है इसका मतलब क्या, आयनिक कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड कहाँ से बनेगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। कुल मिलाकर के 4 में से सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारे सही हैं। और ये ऑप्शन कौन बता रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है कि सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है इस एलिमेंट एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आ गए हम अपने सेक्शन बी पर, और सेक्शन बी में आपके पास जितने भी सवाल आएंगे हर एक सवाल होगा 2 मार्क्स का। ठीक है, A white compound on heating decomposes to give brown fumes and a yellow residue is left behind. Write the chemical equation of the reaction stating its type. बड़ा आसान सा सवाल है। क्यों, क्या ये रिएक्शन हमने पहले कभी नहीं पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है भाई। जैसे ही आपको ये ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देना, आजकल एक गाना भी बड़ा फेमस हुआ है ब्राउन के नाम पे, क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा गाना है वो। तो जैसे ही ये ब्राउन फ्यूम्स मुझे दिखाई दी, तुरंत मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे और कोई नहीं, यहाँ पे बात हो रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की। ठीक है, अब अगर आपको नहीं भी याद आ रही हो रिएक्शन, तो इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से आपको थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए कि हमने एक रिएक्शन पढ़ी है, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास एक वाइट कलर का कंपाउंड होता है जिसको जब हम हीट करके तोड़ते हैं ना तो वो टूटता है किसमें, एक येलो कलर के रेसिड्यू में, जिसको हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है किसकी, लेड नाइट्रेट की, PbNO3 होल ट्वाइस। ये है क्या, लेड नाइट्रेट। ये हम बोलते हैं कि एक वाइट कलर का क्या होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, वाइट कलर का होता है ये। और जब इसको हम तोड़ते हैं तो ये किस में टूटता है, सबसे पहले तो लेड ऑक्साइड। ये लेड ऑक्साइड क्या होता है, लेड मोनोऑक्साइड। ये हम बोलते हैं कि येलो कलर का होता है कंपाउंड। ठीक है, और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि किस कलर की होती है, इसकी ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती हैं। ठीक है, ये हम बोलते हैं कि इसकी ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती हैं, और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। तो खैर ये तो हम बोलते हैं कि कलरलेस गैस बन जाती है। तो इसको आपसे ये बोला गया है कि इस केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है, तो बाकायदा आप इसको बैलेंस भी करेंगे, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और आई गेस यहाँ पे हम बोलते हैं कि 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे शायद बैलेंसिंग 2 यहाँ पे होनी चाहिए और इसके साथ में होनी चाहिए 4, है ना, तभी ये बैलेंस होगा। 2 यहाँ पे लेड, 2 यहाँ पे लेड, इसके बाद में नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 4, यहाँ पे भी हो रहे हैं 4। ऑक्सीजन हमारा जो है ना यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है। तो इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी, बेसिकली आपसे पूछा गया था कि आपके पास एक वाइट कलर का कंपाउंड है जिसको आप जब डिकम्पोज करते हैं तो ब्राउन फ्यूम्स बनती हैं, और ब्राउन फ्यूम्स मैंने आपको बताया था किसकी बनती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बनती हैं। इसके अलावा एक येलो कलर का रेसिड्यू पीछे छूट जाता है, वो कौन है, लेड ऑक्साइड है। और इसकी आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके आना। ठीक है, ऐसे ही बस छोड़ करके मत आ जाना, वरना वहाँ पे मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो बैलेंस्ड इक्वेशन भी मैंने आपके सामने लिख दी है, और ये भी पूछा गया है कि राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन स्टेटिंग इट्स टाइप।
टाइप भी आपको बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे आप हीट भी लिख देना और लिख देना कि ये क्या है, एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसे पता चला भाई, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है ना कि हम लेड नाइट्रेट को क्या कर रहे हैं, या एक जो हमारे पास वाइट कलर का कंपाउंड है उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट करके डिकम्पोज कर रहे हैं। तो एरो के ऊपर हीट लिख कर आना और ये भी लिख देना कि ये क्या है, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में इतना करके आओगे ना तो आपको 2 मार्क्स जो है बिल्कुल मिल जाएंगे। आपको बस केमिकल इक्वेशन बैलेंस करके लिखनी है और टाइप बताना है कि कौन सी रिएक्शन है, तो किस टाइप की रिएक्शन है मतलब, तो वो होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। गिव वन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन बायोगैस, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड। वैसे देखा जाए तो बायोगैस में तो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं ना, मेन उसका जो कंपाउंड है वो कौन होता है, मीथेन CH4। इसके अलावा हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, H2S भी होती है, O2 के भी ट्रेसेस मिलते हैं, N2 के भी ट्रेसेस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे बात करी जा रही है किसकी, मीथेन की। ठीक है ना, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोगैस का वो कौन है, मीथेन है। तो मीथेन का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाओगे, तो बीच में लिख देना आप कार्बन। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो ऐसे लिख देना कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा 2,4, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो चलो हम कार्बन के इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को स्टार से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बना दिया क्या, कार्बन का एक एटम और उसके बगल में जो हमने 4 स्टार्स बनाए हैं, ये 4 स्टार्स क्या हैं, उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ कार्बन जो है कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा, उसको क्या चाहिए है, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आने वाले हैं कार्बन एटम के पास, तो वो आएंगे इन 4 हाइड्रोजन एटम के पास से। ये हमने बना दिया क्या, हाइड्रोजन का एक एटम, और हाइड्रोजन के एक एटम के इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट किया है एक डॉट से। फिर इसके बाद में ये आया हाइड्रोजन का दूसरा एटम, उसके इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट किया है दूसरे डॉट से। ये आया हाइड्रोजन का तीसरा एटम, उसके इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट किया है कुछ इस तरीके से। फिर आया ये लास्ट हाइड्रोजन का एटम, जिसके इलेक्ट्रॉन को हमने अगेन एक डॉट से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े ही आसानी से कि कार्बन एटम क्या करेगा, कार्बन एटम इन चारों ही हाइड्रोजन एटम्स के चारों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, कार्बन बोलेगा हाइड्रोजन से कि भाई मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझ में 4 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, अगर आप मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दोगे तो मैं स्टेबल बन जाऊंगा। तो बदले में हाइड्रोजन के एटम्स बोलेंगे कि भाई हमारे पास तो ले दे करके खुद ही एक ही इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम वो भी आपको दे देंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो कार्बन के एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम्स ने आपस में डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें। तो हम दोनों के लिए क्या बन जाएगी, एक विन विन सिचुएशन बन जाएगी। तो होगा क्या, कार्बन का एटम हाइड्रोजन के इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी शेयर करेगा, इस वाले को भी करेगा, इस वाले को भी करेगा और इस वाले को भी करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, खुद के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो थे ही, साथ ही साथ 1 2 3 4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए हैं उसके पास 4 हाइड्रोजन एटम से। तो अब आप बोल सकते हो कि कार्बन क्या हो गया है, स्टेबल हो चुका है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, एक हाइड्रोजन एटम की, तो एक हाइड्रोजन एटम को स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, उसे अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो डुप्लेट के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास ऑलरेडी था, बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो वो उसको कहाँ से मिल गया, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से उसने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये भी क्या बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी। क्यों, क्योंकि सभी ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा किसका, मीथेन का। ठीक है, तो घुमा फिरा करके देखा जाए तो कार्बन का ये जो मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ये बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन हाँ, ट्विस्ट क्या दिया है कि बायोगैस, सीधे सीधे नहीं बोला है कि मीथेन का जो है ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बोला गया है कि बायोगैस में प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बायोगैस का जो कॉम्पोजिशन है वो पता होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
अब आ चुके हैं हम अपने सेक्शन सी पर। सेक्शन सी देखो, ए सेक्शन में सभी क्वेश्चंस 1-1 मार्क के होते हैं, सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो 2-2 मार्क के होते हैं। अब हम अल्टीमेटली आ चुके हैं कहाँ, सेक्शन सी में, और सेक्शन सी में आपको जितने भी सवाल मिलेंगे वो कितने मार्क्स के होंगे, 3-3 मार्क्स के होंगे। तो ये रहा क्या, एक सवाल। इसमें बोला क्या गया है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिकली यहाँ पे जो जिंक है, यानी कि जिंक क्या है, एक मेटल है, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कहने को डाइल्यूट है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। ठीक है, बेसिकली हमको पता है कि जब हमारे मेटल्स क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व करते हैं। अब ये वेरीफाई करने के लिए कि जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन है या नहीं है, तो उसको हम कैसे करते हैं, एक जो है ना जलती हुई कैंडल लेकर के आ जाते हैं। तो जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस के पास एक बर्निंग कैंडल लेकर के आएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस होगी वो जो है ना वो भी जलने लगेगी, साथ ही साथ उसकी एक पॉपिंग साउंड यानी कि पट करके एक आवाज़ आएगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉपिंग साउंड के साथ क्या करती है, बर्न करती है। तो ये जो डायग्राम है ये यही बताया गया है इसमें कि एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने क्या किया है, जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए हैं, प्लस आपने उसमें क्या कर दिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है। तो ऑब्वियसली बात है, रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा, और हम बोलते हैं कि बेसिकली जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होगी। लेकिन इस हाइड्रोजन गैस को हवा में जो है ना उड़ने नहीं दिया है, इस टेस्ट ट्यूब को जो है ना कॉर्क से क्या किया गया है, सील किया गया है, ताकि जो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो वो हवा में जाकर के मिक्स ना हो जाए। फिर इस कॉर्क में एक छोटा सा होल करके एक पतली सी ट्यूब लगा के रखी है ताकि जो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो वो इस पतली सी ट्यूब के अंदर जाए। इस पतली सी ट्यूब को जो है ना नीचे एक सोप सोल्यूशन है उसमें जो है ना डाल के रखा गया है। फिर इसके बाद में ऊपर देखो आपको दिख रहा होगा, एक हम जलती हुई कैंडल लेकर के आए हैं। तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, जैसे ही इस बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में आएगी तो एक पट करके जो है ना पॉपिंग साउंड के साथ क्या करने लगेगी, हाइड्रोजन गैस जलने लगेगी। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। बेसिकली यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि क्या जरूरत, ये जो आपने बीकर आपको दिख रहा होगा इसमें हमने साबुन का सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन डाल के रखा है। क्यों, क्योंकि क्या होगा ना, जैसे ही हाइड्रोजन गैस इस सोप सोल्यूशन के अंदर आएगी बुलबुले बनेंगे, और ये जो सोप बबल्स होंगे ना इनमें कौन भरी होगी, हाइड्रोजन गैस भरी होगी। ठीक है, तो जब बबल्स ऊपर उठेंगे तो उसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस भरी हुई होगी। तो ये बबल्स ऊपर उठेंगे और उसी समय हम एक जलती हुई कैंडल लेकर के आएंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, जलने लगेगी। ठीक है, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे समझाया गया है। अब सवाल क्या पूछा गया है कि व्हाट वुड हैपन इफ द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड। अब कुछ चेंजेस करे गए हैं, आपको बताना है कि उन चेंजेस को करने पर होगा क्या। ऑप्शन ए, इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स जिंक डस्ट इज टेकन। अभी सवाल में क्या दिया गया है कि हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए हैं। अब बोला गया है कि जिंक ग्रैन्यूल्स की जगह पे हम जिंक डस्ट ले रहे हैं, या आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे हम जिंक का पाउडर ले रहे हैं उसके ग्रैन्यूल्स की बजाय। तो होगा क्या, बेसिकली जो जिंक का पाउडर है, ठीक है ना, उसको लेने से होगा क्या कि रिएक्शन का बोल सकते हो कि रेट जो है ना वो फास्ट हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन जो है ना वो ज़्यादा जल्दी होगी। क्यों ज़्यादा जल्दी होगी, क्योंकि जिंक डस्ट लिया है हमने, जिंक पाउडर लिया है, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा ना वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होगा सल्फ्यूरिक एसिड से। भाई ग्रैन्यूल्स का उतना सरफेस एरिया जो है ना एसिड से ज़्यादा आप बोल सकते हो कि उसके कॉन्टेक्ट में नहीं रहता। लेकिन जब हम बात करते हैं एक पाउडर सब्सटेंस की, एक पाउडरी फॉर्म की, तो जो पाउडरी फॉर्म है ना उसका एंटायर सरफेस एरिया जो है ना रिएक्शन के लिए बिल्कुल रेडिली अवेलेबल रहता है, किसी भी सब्सटेंस का पाउडरी फॉर्म। ठीक है, तो जिंक डस्ट मतलब क्या, जिंक का पाउडर लिया है, तो जैसे ही आप जिंक पाउडर में सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो जो एंटायर सरफेस एरिया होगा जिंक डस्ट का वो रेडिली अवेलेबल होगा रिएक्शन के लिए एसिड के साथ, और जो रिएक्शन है वो फास्टर रेट पे होगी। तो आप बस इतना लिख करके आ सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो फास्टर रेट पे होगी, क्योंकि जिंक डस्ट के लेने पर जो सरफेस एरिया होगा जिंक का वो आप बोल सकते हो कि ज़्यादा अवेलेबल होगा रिएक्शन के लिए एसिड के साथ। ठीक है, फिर इसके बाद में सेकेंड चेंज क्या किया गया है कि इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स कॉपर पीसेज आर टेकन। ये तो बिल्कुल हम बोलते हैं कि बच्चों वाला सवाल है कि जिंक की जगह हमने क्या करा है, कॉपर लेकर के रखा है। एग्जैक्टली ये रिएक्शन होती कैसे है कि हमारे पास है क्या, जिंक, और इसके बाद में हमारे पास है क्या, H2SO4। अब जिंक का जो है ना हाइड्रोजन को देख करके दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों दिमाग खराब होगा, क्योंकि जैसे ही जिंक को देखेगा कि भाई हाइड्रोजन तो मुझसे कम रिएक्टिव है, भाई रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आता है जिंक, तो जैसे ही जिंक देखेगा हाइड्रोजन को उसका होगा दिमाग खराब, और जिंक क्या करेगा, इसको जाकर के धक्का मार देगा और खुद उसकी जगह पे
जाकर के बैठ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। प्लस बेचारा हम बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन है ये गैस के फॉर्म में जो है, मतलब कि गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन होगा क्या, अगर हमने जिंक की जगह पे कॉपर लिया है तो कॉपर बेचारा कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है। तो अगर कॉपर देखेगा भी ना H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड ही लिया है ना, हाँ, तो अगर H2SO4 में कॉपर देखेगा भी हाइड्रोजन को तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में वो उससे कम आता है ना, कम रिएक्टिव है। तो कॉपर कभी भी हाइड्रोजन को जाकर के डिस्प्लेस नहीं करेगा, और अगर डिस्प्लेस नहीं करेगा तो रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है किसके साथ, किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। फिर इसके बाद में इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट, थर्ड चेंज है ये कि इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड इज टेकन। तो अगर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे क्या लिया है, नाइट्रिक एसिड लिया है, यानी कि आपने क्या ले लिया है, आपने ले लिया है HNO3। तो हम सबको पता है कि HNO3 क्या होता है भाई, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HNO3 की आप क्या करोगे, जैसे ही HNO3 को, ऐसा नहीं, देखो ये नहीं है कि जो आपका मेटल है, जिंक है, वो सल्फ्यूरिक या बोल सकते हो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। लेकिन होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है ना, ये जैसे ही देखेगा आपका नाइट्रिक एसिड, ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस को देखेगा, ये क्या करेगा ना, उस हाइड्रोजन गैस में जाकर के ऑक्सीजन को चिपका देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, कि दूसरों को जाकर के ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि दूसरों में जाकर के ऑक्सीजन का एडिशन कराता है और बदले में खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन बिल्कुल होगी, लेकिन उस रिएक्शन में ना हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। क्यों इवॉल्व नहीं होगी, होती है, लेकिन ये जो HNO3 है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इस हाइड्रोजन को वो ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, पानी में, H2O में, और खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, खुद हो जाएगा रिड्यूस या तो NO2 में, ठीक है, या फिर NO में, या फिर N2O में। तो ये कहानी है किसकी, नाइट्रिक एसिड की। इसकी रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये जवाब, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं इस सवाल के और हर एक पार्ट 1-1 मार्क का है, तो कुल मिलाकर के सवाल बन गया है 3 मार्क्स का। इसमें बोला गया है कि अगर जिंक डस्ट ली गई है, जिंक ग्रेन्यूल्स की जगह पे, तो क्या होगा, रिएक्शन फास्टर रेट पे होगी। क्यों, क्योंकि जिंक का आप बोल सकते हो कि जिंक डस्ट का ज़्यादा सरफेस एरिया रेडिली अवेलेबल होगा रिएक्शन के लिए विद द एसिड, तो फास्टर रेट पे रिएक्शन हो जाएगी। फिर ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को आप बोल सकते हो कि डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर जो है ना हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है। थर्ड में आप बोलोगे कि रिएक्शन तो होगी लेकिन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है जो वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी इस रिएक्शन में, जब हमारा जिंक या हमारा मेटल HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो उस हाइड्रोजन गैस को वो ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, H2O में, और खुद बदले में रिड्यूस हो जाएगा NO2, NO या N2O में, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी है 3 मार्क्स के लिए कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिफाइन ईच ऑफ देम। आपके सामने 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और इन तीनों में आपको बताना है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन जो है ना इसमें इन्वॉल्व है, और उसको थोड़ा सा आप डिफाइन भी कर देना, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो खाने पीने का डाइजेशन होता है वो क्या होती है, एक प्रोसेस। तो बेसिकली डेफिनेटली वो क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या, कि एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड होता है, डिकम्पोज होता है। ऑब्वियस सी बात है ना। क्या बोला मैंने कि डिकम्पोजिशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, डिकम्पोज होता है। तो जो भी हम खाना पीना खाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई स्टार्च खाया, तो हमारी बॉडी में स्टार्च का जो है ना बोल सकते हो कि डाइजेशन होगा, और डाइजेशन से हम बोलते हैं कि वो सिंपलर फॉर्म्स आप बोल सकते हो कि शुगर में जाकर के वो डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने क्या खाया है, प्रोटीन खाया है ना, तो प्रोटीन आपकी बॉडी में जाएगा और उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन से हम बोलते हैं कि वो अपने सिंपलर यूनिट्स या अपने सिंपलर फॉर्म्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट डिवाइड होता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो है ना
आपके पास जो एक मेजर कंपाउंड होता है ना, वो अपने सिंपलर फॉर्म्स में या अपनी सिंपलर यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपने प्रोटीन खाया है तो प्रोटीन जाकर के किस में डिवाइड होगा, किस में डाइजेस्ट होगा, अपनी सिंपलर यूनिट्स अमीनो एसिड्स में। भाई अमीनो एसिड्स मिलकर ही क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड्स आ कहाँ से रहे हैं, प्रोटीन से ही आ रहे हैं। जब प्रोटीन का डाइजेशन होगा वो टूटेगा तो किस में टूटेगा, अपने कॉम्पोनेंट्स अमीनो एसिड्स में। अगर आपने स्टार्च खाया है तो स्टार्च किसका बना होता है, शुगर का बना होता है, ठीक है। तो जब स्टार्च आप खाओगे तो आपकी बॉडी में जाकर के वो डाइजेस्ट होगा, डिकम्पोज होगा, किस में होगा, अपनी सिंपलर यूनिट्स यानी कि शुगर्स में, ठीक है। तो डेफिनेटली फूड का जो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में वो क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट जो होता है वो अपने सिंपलर प्रोडक्ट्स में डिवाइड होता है। फिर इसके बाद में सेकेंड ऑप्शन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना। कैसे लगती है भाई, लोहा क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। और हमारी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ये लोहा उस ऑक्सीजन के साथ जाकर के रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में, तो एयर में ही जो मॉइस्चर या जो नमी या जो पानी प्रेजेंट होता है उसकी प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या बन जाता है, बेसिकली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है आयरन, ये रिएक्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, प्लस हम बोलते हैं कि वहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर में पानी भी है यानी कि मॉइस्चर भी है, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। या आप इसको कैसे लिख सकते हो, Fe2O3.XH2O, है ना, साथ में पानी भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। और इसी को हम क्या कहते हैं भाई, इसी को हम कहते हैं रस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि आयरन के साथ जाकर के ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। आयरन पहले अकेला था लेकिन जब रिएक्शन हुई तो उसमें साथ कौन जुड़ गई, ऑक्सीजन आकर के जुड़ गई, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। फिर हमारे पास थर्ड क्या है कि हीटिंग ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो बेसिकली मैं आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो एल्यूमिनियम है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, मैग्नीज से। तो हमारे पास क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, हमारे पास क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है। और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे ही एल्यूमिनियम मैग्नीज ऑक्साइड में मैग्नीज को देखेगा उसका हो जाएगा दिमाग खराब। क्यों हो जाएगा दिमाग खराब, क्योंकि वो बोलेगा कि भाई तुम तो हमसे कम रिएक्टिव हो, तो तुम क्या कर रहे हो ऑक्सीजन के साथ। तो क्या करेगा, एल्यूमिनियम जाएगा और यहाँ पे जाकर के उसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद जो है ना क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। प्लस बेचारा जो मैग्नीज है वो क्या हो जाएगा, बेघर हो जाएगा। और इस रिएक्शन में हम बोलते हैं कि हीट भी निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट भी निकलेगी, ठीक है। तो तीनों ही रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो आप फूड का डाइजेशन करते हो, हमारे पेट में जो खाने का डाइजेशन होता है वो क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो हैं अपने सिंपलर फॉर्म्स में या यूनिट्स में जाकर के डिवाइड होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन डेफिनेटली क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जहाँ पे हम क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि आयरन क्या करती है, आयरन से जाकर के ये जो O2 है वो ऐड हो जाती है। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि इसकी हीटिंग ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड की विद एल्यूमिनियम पाउडर, तो ये क्या होगी, ये होगी एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, क्योंकि मैग्नीज से ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, मैग्नीज को जाकर के उसी के ऑक्साइड में से उसको धक्का मार देता है और खुद उसकी जगह पे आकर के बैठ जाता है। तो बेचारा मैग्नीज हो गया घर से बेघर, साथ ही साथ हीट भी रिलीज हुई है और यहाँ पे क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। और ये क्या होती है, ये होती है एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप ये तीनों की तीनों रिएक्शन सभी को समझ में आई होंगी। तीनों ही पार्ट जो हैं एक एक मार्क कैरी कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के ये सवाल हो गया कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन के साथ में हमारा जो सेक्शन सी है वो होता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे जो कि है सेक्शन डी, और इसमें आने वाले जितने भी सवाल हैं वो सभी सवाल होंगे कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के। तो पहला सवाल हम देख लेते हैं। अ कंपाउंड X ऑन इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस सोल्यूशन प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग बेस Y along with 2 gases A and B. B is used in manufacturing of bleaching powder. Write a chemical equation. बेसिकली यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है
कि आपके पास एक कंपाउंड है एक्स नाम का, जब आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो एक्वस सोल्यूशन में तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है वाई नाम का, साथ ही साथ दो गैसेस निकलती हैं ए और बी, उनमें से जो बी गैस है उसको आप यूज़ करते हो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब इतना ही सुन के आपको याद आना चाहिए कि कौन सी ऐसी गैस है जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हो, तो वो है और कोई नहीं, वो है कौन, हमारी क्लोरीन गैस। तो डेफिनेटली यहाँ पे जिन दो गैसेस की बात हो रही है ना, ए और बी की, उन दो गैसेस में से बी कौन है, बी है आपकी क्लोरीन गैस। इतना सुनते ही क्या आपके दिमाग की घंटी बजी? यहाँ पे किसकी बात हो रही है भाई? यहाँ पे बात हो रही है क्लोर अल्कली प्रोसेस की, है ना। किसकी बात हो रही है? क्लोर अल्कली प्रोसेस की बात हो रही है। बेसिकली क्लोर अल्कली प्रोसेस में हम करते क्या हैं, हम लेते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड को हम मिला देते हैं किसमें, पानी के साथ। तो सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन है उसको हम कहते हैं ब्राइन। और इस ब्राइन में जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो यहाँ पे ये सभी अपने अपने आयंस में टूट जाते हैं। NaCl टूटेगा Na पॉजिटिव और क्लोराइड आयंस में, H2O टूटेगा किस में, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। होगा क्या कि ये सोडियम आयंस जाकर के कंबाइन हो जाएंगे किसके साथ, इन हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ, ठीक है। क्या होगा कि हमारे ये जो सोडियम आयंस हैं ये हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ जाकर के कंबाइन हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, H2 गैस बना लेंगे, और क्लोराइड आयंस मिलकर क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस बना लेंगे। तो बेसिकली अगर आपको क्लोर अल्कली प्रोसेस याद हो तो ये पूरी क्लोर अल्कली प्रोसेस ही चल रही है ना। आपके पास ब्राइन वाटर होता है, ब्राइन सोल्यूशन होता है, सोडियम क्लोराइड का आपके पास एक्वस सोल्यूशन होता है जिसमें जब आप करंट पास करवाते हो तो आयंस का फॉर्मेशन होता है, सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयंस कंबाइन होकर NaOH बनाते हैं। ये NaOH क्या है, ये NaOH ही तो है हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो बेसिकली Y कौन होगा, Y होगा हमारा NaOH, ठीक है, Y कौन होगा हमारा NaOH। अब बी गैस जो है वो ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही है डेफिनेटली। इसका मतलब क्या है कि बी कौन है, बी है हमारी क्लोरीन गैस, ठीक है। इसके अलावा कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो ए गैस कौन होगी, ए गैस होगी हमारी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अ कंपाउंड X ऑन इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस सोल्यूशन। तो ये X यहाँ पे क्या होगा, X होगा यहाँ पे आपका NaCl, ठीक है ना, क्योंकि NaCl का ही जो एक्वस सोल्यूशन है यानी कि जो ब्राइन सोल्यूशन है, जब आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो यहाँ पे X क्या होगा भाई, X होगा आपका NaCl। X है NaCl, Y है NaOH, B है Cl2 और A है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो बेसिकली क्लोरीन गैस आपको कहाँ मिलती है, एनोड पे मिलती है। कैथोड पे आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, और कैथोड के ही नीचे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जमा रहता है। तो पूछा क्या गया है सवाल में कि B इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, राइट अ केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस मैंने आपको अभी अभी लिख के बता दी हैं कि किस तरीके से जो है ना बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। चाहो तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब आप स्लेक्ड लाइन, ड्राई स्लेक्ड लाइन यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्या करोगे, क्लोरीन गैस पास करवाओगे, ठीक है। जब आप स्लेक्ड लाइन पे, ड्राई स्लेक्ड लाइन पे जब आप क्लोरीन गैस पास करवाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेसिकली यहाँ पे बन जाएगा आपका क्या, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे बन जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला मैं आपको दिख के अब नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी, क्योंकि सब कुछ तो मैंने आपको करके दे दिया है। अब इस ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख करके बताओगे। आज आप, मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया है ना, तो आज का होमवर्क आपके लिए यही है, ठीक है, कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको लिख करके बताना है। ड्राई स्लेक्ड लाइन के ऊपर जब हम क्लोरीन गैस पास करवाते हैं तो डेफिनेटली हम बोलते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। ये कौन सी प्रोसेस है, ये है क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो बाकायदा रिएक्शन लिख करके आना, रिएक्शन का नाम लिखना और साथ में ये वाली रिएक्शन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में इतना लिखने के बाद अब इसी क्वेश्चन का एक दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि व्हेन अ सोडियम कंपाउंड, इसको मैं हटा देती हूँ,
when a sodium compound X which is also used in the soda acid fire extinguisher। इतना सुनते ही आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड को हम सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में हम यूज़ करते हैं। तो वो होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। तो डेफिनेटली हमारा X नाम का कंपाउंड कौन है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसको हम हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? सोडियम कंपाउंड Y अलॉन्ग विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो डेफिनेटली जब आप इसको हीट करते हो तो क्या मिलता है आपको? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलता है, साथ में पानी मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये यहाँ पे जो Y नाम के कंपाउंड की बात हो रही है ना, ये Y नाम का कंपाउंड और कोई नहीं, वो है आपके पास सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर Y ऑन क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म्स अ कंपाउंड Z। जब आप इस Y नाम के कंपाउंड में क्रिस्टलाइजेशन कर देते हो, यानी कि जब आप इसमें क्या करोगे, 10 H2O के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O, यानी कि ये बन जाएगा आपका क्या? वॉशिंग सोडा। ठीक है, और इसी वॉशिंग सोडा का नाम है क्या? Z नाम का कंपाउंड। तो बेसिकली इस सवाल में पहला पार्ट ये पूछा जा रहा है कि X, Y और Z को आपको आइडेंटिफाई करना है एंड राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। तो रिएक्शंस में आपके सामने लिख चुकी हूँ। कंपाउंड कौन सा होगा? X होगा आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। Y नाम का कंपाउंड क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। और इसको क्रिस्टलाइजेशन से जो आपको Z नाम का कंपाउंड मिला है वो कौन होगा? आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया है। सेकेंड पार्ट क्या है इस सवाल का कि हाउ कैन वी ऑब्टेन Y फ्रॉम Z। हम Y को Z से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? सिंपल है ना, Y को आपने Z में कैसे कन्वर्ट किया था? पानी जोड़ करके। अब अगर आपको Z से पानी लेना है, सॉरी Z से आपको Y बनाना है, तो आप क्या करोगे? इस Z से पानी को हटा देना, तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में थर्ड लास्ट ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि राइट 2 यूजेस ऑफ कंपाउंड Z। इस वॉशिंग सोडा के हमको 2 यूजेस बताने हैं। तो एक तो ये हो सकता है ना कि हम पानी की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको निकालने के लिए वॉशिंग सोडा का जो है ना यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। तो उस इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे, है ना। आपको जनरल जो यूजेस होते हैं ना कंपाउंड्स के, वो आपको याद होने चाहिए कि कौन सा कंपाउंड है जो कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। तो वो और कोई नहीं, वो है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर आपको एक कंपाउंड भी आपको याद आ रहा है ना, तो उसकी हेल्प से आप बाकी के सारे कंपाउंड्स को क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। आपकी पूरी रिएक्शन क्या हो सकती है? कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो X हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, Y हो गया क्या? सोडियम कार्बोनेट, Z क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा। उसके 2 यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं, केमिकल रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। और Y को आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो? Z से। तो हीट कर दो ना वॉशिंग सोडा को, तो पानी अलग हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? सोडियम कार्बोनेट बचेगा। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया है, नीचे वाला क्वेश्चन हो गया है। तो इसी के साथ आज का सेशन भी होता है कंप्लीट। आज के सेशन में हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स को। तब तक के लिए कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।